जी तारिक भाई। इकरार भी आवाज क्लियर आ रही है? जी तारिक भाई आवाज सही आ रही है, थोड़ा मैं बस सुबह शोर वाली साइड पे, लेकिन मैं जरा साइलेंस में आ रहा हूँ। ठीक है। आपकी आवाज ठीक आ रही है मुझे। नहीं सर, वो है मेरे ख्याल में इको या इको जिसको कहते हैं ना, वो टी टी करती जैसे वो साउंड, हाँ वो इको थोड़ी है, आ रही है मतलब। वो मसला है, तो पीछे से सही करने वाली। जी अभी मेरे क्लियर होगी, अभी आवाज सही है? जी जी अभी सही है। अब बेहतर हो गई सर। चले चले माशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट टाइम डॉक्टर सईद साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने फार इंफ्रारेड रेस के बारे में पढ़ा था और ब्लड प्रेशर का टॉपिक चल रहा था। जी ठीक है, ब्लड प्रेशर का टॉपिक चल रहा था। हमने लास्ट जो थोड़ा सा पढ़ा है उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि वहीं से हम प्रोफेशन को जो है वो जोड़ते हैं। जी डॉक्टर सईद साहब, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना? डॉक्टर सईद जी साहब? सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, जबरदस्त। हम आज कम्बिनेशन भी इसका हम लिखे, फूड सप्लीमेंट के कम्बिनेशन भी लिखे, और कोई चीज आपके ज़हन में हम आज ना डिस्कस करके सब दोस्त लिखें। अच्छा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो गेट है हमारे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो दरवाजा है वो पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है, तो ये दरवाजा है। और दूसरा दरवाजा जो है ये सोडियम और कैल्शियम का है, ठीक है। और कैल्शियम और पोटाशियम वाला दरवाजा खराब होने की सूरत में शुगर डिस्टर्ब होती है। पोटाशियम और कैल्शियम वाला जो डोर है वो डिस्टर्ब होने से शुगर डिस्टर्ब होती है। और जो दूसरा दरवाजा सोडियम और कैल्शियम वाला जो डोर है, इसको ये इम्बैलेंस होने से ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो इस तरह से फिर हमने वो जो स्लाइड पढ़ी थी कि कैल्शियम का दोनों चीजों के साथ लिंक है, शुगर के साथ भी और ब्लड प्रेशर के साथ भी। मतलब और फिर ये भी हमने पढ़ लिया कि जिसको शुगर होगी उसको ब्लड प्रेशर लाजमी होगा, ठीक है, क्योंकि आपस में इंटरलिंक है। तो जब हम कैल्शियम शुगर को एड्रेस करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से हम साथ उसके बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी को भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने बड़ा अहम जो है ना वो पढ़ा था। और जो कैल्शियम वाला जो शुगर वाला जो दरवाजा था, इसको डॉक्टर साहब ने नाम लिखवाया था वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। और जो दूसरा दरवाजा था सोडियम और कैल्शियम वाला, ये था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो ये दो हमने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़े थे, और ये मुझे तो पहली दफा क्लियर हुए कि कैसे हम आसान अल्फाज में कैसे हम किसी एक प्रोफेशनल को कैसे हम जो है ना वो समझा सकते हैं ना। तो मुझे तो ये पहली दफा ये क्लियर हुआ, यकीनन आपको भी क्लियर होंगे ना, हुए होंगे। तो फिर बायो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा था कि हमारे जिस्म में बिजली का एक निज़ाम है जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ये केमिकल सिग्नल्स की मदद से कंट्रोल होता है। और ये केमिकल सिग्नल हमारा दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे जिस्म में 3 तरह के बुनियादी निज़ाम कंट्रोल हो रहे होते हैं। एक नर्वस सिस्टम जिसको हम असबी निज़ाम कहते हैं, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, दूसरा मस्कुलर कंट्रैक्शन सिस्टम, असाबी सकड़ाव का निज़ाम, और तीसरा हार्मोनल सिक्रेशन सिस्टम, हार्मोन के खारिज होने का निज़ाम, ठीक है। तो ये 3 निज़ाम इससे कंट्रोल हो रहे होते हैं। बायो इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले 3 तरह के आयन है, ठीक है। बायो इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले 3 तरह के आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटाशियम आयन है, और सोडियम आयन है, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे आयन है, कैल्शियम, पोटाशियम और सोडियम, ठीक है। तो ये 3 हमने आयन जो है वो पढ़े थे। फिर बीपी कॉम के फंक्शन हमने पढ़े थे कि इसका पहला फंक्शन ये है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को ये बैलेंस करता है, कि हमारे जिस्म के पूरे जिस्म की बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बैलेंस कर देगा।
तो इसके अंदर फिर लो इंटेंसिटी लेजर टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल की जाती है, जो खून की नालियों में अगर ब्लॉकेज हो तो उसे रिमूव करती है। और तीसरा जो है, इसके दांत वाइब्रेशन पैदा करके, इसके साथ जो दंदाने लगे हुए जो नीडल्स टाइप जो है वो है स्टेनलेस स्टील की, तो वो वाइब्रेशन पैदा करके खून की नालियों को फैला देते हैं और जिसकी वजह से बीपी कंट्रोल होता है। तो हमारे सेल के हमारे सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने की वजह से छोटे छोटे ब्लड स्टेसिस लोथड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो लोथड़ा जो है, लोथड़ा डायरेक्ट लोथड़ा नहीं बनता, उससे पहले जो है ब्लड स्टेसिस बनते हैं। ब्लड स्टेसिस कहते हैं छोटे छोटे लोथड़े, छोटे लोथड़े मिलके बड़े लोथड़े बनते हैं। तो पहले छोटे लोथड़े बनते हैं, फिर जो है वो बड़े लोथड़े जो है वो उसकी शेप इख्तियार करते हैं। तो ये छोटे लोथड़े जो है फिर जमा होके क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से खून की नाली मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद हो जाती है और हमारे पट्टों को खून की सप्लाई मुअख्खर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर कैल्शियम और पोटाशियम नहीं मिल पाता। इनकी वजह से थकावट होती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा था। फिर आगे हमने डिस्कस किया था हमारी बीपी कॉम की जो कम शिद्दत वाली लेजर टेक्नोलॉजी है ना, जो बीपी कॉम ये ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी है जो बेज़रर है, बेज़रर है, नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा, जिसकी वजह से खून और ची का बहाव बहाल हो जाता है। तो जब इसको ये रिमूव करती है, चैनल को ओपन करती है, तो ची का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर हमने कोलेस्ट्रॉल की किस्में पढ़ी थी, एलडीएल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है और तीसरा है वीएलडीएल। ये डॉक्टर साहब ने लिखवाया था, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड। तो फिर इसके बारे में हमने पढ़ा था कि रोजा इसको कम करता है और फाइबर इसको कम करता है। ठीक है, एक्सरसाइज इसको कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट जो है ना हमें रोजाना उसमें इस्तेमाल करने चाहिए। और ये जो हमने स्टेसिस पढ़ा, स्टेसिस के ऊपर हमारा बीपी कॉम भी काम करेगा और स्टेसिस के ऊपर बीसीएम हमारी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर जो है ये स्टेसिस के ऊपर ही काम करती है, ब्लड स्टेसिस को ये ना ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तो बीसीएम पे इंशाल्लाह हमने ना वेलनेस क्लास के अंदर हमने जैसे शुगर ब्लड प्रेशर पे हमने बड़ी तफसील से हम डिस्कशन कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमने फिर इसके बाद मैं तो कहूँगा तो हम लीडर्स को कि कैल्शियम हमारी मुकम्मल होती है, इसके बाद हम बीसीएम के ऊपर आ जाएं कि जिसको हम ना मदर ऑफ ऑल प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके ऊपर हम ना सेहत हासिल हम डिस्कशन करें और बहुत तफसील के साथ हम ना नोट्स बनाएं। और बीसीएम को हमने अपनी पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना है, घरों के अंदर हर ड्राइंग रूम का ये हिस्सा बनाना है बीसीएम को इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम बीसीएम के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। फिर हमने फार इंफ्रारेड रेज के बारे में पढ़ा। ये वो रोशनी का हिस्सा है जो मुख्तलिफ तरीन है और सूरज से आता है, जो कि सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए मुफीद है। इससे जिल्द में खून की गर्दिश बेहतर होती है फार इंफ्रारेड रेज की वजह से, और ये नींद को बेहतर करती है, नींद को बेहतर करती है और दर्द में आराम देती है और खून में ऑक्सीजन की कमी होने वाले अमराज से बचाती है और जलन को खत्म करती है। ये जो एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल। जी ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब, ये कॉन्सेप्ट एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल, या ये हमने सही लिखा है ना ये कॉन्सेप्ट? जी जी जी, ठीक है तारिक भाई। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, लो डेंसिटी वाला, हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, हाई डेंसिटी वाला जो है गुड कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही है। तो हाई डेंसिटी लिपिड्स और लो डेंसिटी लिपिड्स अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। कैल्शियम खून की दौड़ें लगाता है, जिसकी वजह से एचडीएल में तब्दील हो जाता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। ठीक है, तो फिर हमने ये डिस्कस किया था इस वक्त जो बीमारियां हो रही हैं वो एलडीएल की वजह से हो रही है। एलडीएल की वजह से स्टंट डलते हैं,
एलडीएल की वजह से ये बाईपास होते हैं, एलडीएल की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, फॉलिंज, लकवा, ब्रेन हेमरेज, ये सब जितनी बीमारियां ये एलडीएल की वजह से लगती है। और हमें एचडीएल चाहिए होता है। एचडीएल जितना अच्छा होगा हमारे जिस्म में, उतनी हम सेहतमंद होंगे, उतने एक्टिव होंगे, उतने हमारे जॉइंट्स में मोबिलाइजेशन होगी, जॉइंट्स हमारे फिट होंगे, पूरे बॉडी का सिस्टम हमारा फिट होगा। तो अब असल जो हमें जो स्पोर्ट चाहिए, जो असल टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें जो असल सॉल्यूशन चाहिए, वो ये है कि हम एलडीएल को एचडीएल में कंट्रोल कर लें। तो ये हम वेलनेस लीडर लकी लीडर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन नहीं है, तीन नहीं है, चार से भी ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा कि हमारी चिटासन जो है वो क्या करती है, वो यही काम करती है, एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट करती है। बीसीएम क्या करती है, वो भी यही करती है, एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और कैल्शियम भी हमारी ना एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट करती है। फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का हमें लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। एक्सरसाइज भी हमारी एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब ऑप्शन जो है यूज, बल्कि फिर एंटीलिप्टी, हाँ एंटीलिप्टी के अंदर भी ये काम है। एंटीलिप्टी भी जो है हमारी ये काम, इस काम को करने में, और भी हमारे पास ढेर सारी ऑप्शन है। ठीक है, कि एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा कि वो जो बीमारी है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको हम बीमारी को हम सेहत में मुंतकिल कर देंगे। मतलब ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमें बीमारी पैदा करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सेहत में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि बीमारी को खत्म कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं हम बीमारी को हम अच्छाई में तब्दील कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोहरा काम हो रहा है। तो फिर हमने एक सेंटेंस लिखा था, लेजर सुर्ख खून के खुलियों की प्रोटीन होती है। लेजर जो है ना, सुर्ख खून के खुलियों की प्रोटीन होती है। तो यहाँ तक सर हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा हमने रिवाइज कर दिया। तो डॉक्टर सईद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब प्लीज आगे बढ़ाइए अब ब्लड प्रेशर के मामले को। सर ऐसा है कि ब्लड प्रेशर का ये जो मामला है कोलेस्ट्रॉल का है, इसके में अहम रोल जो है जिन चीज़ों का है, वो सबसे पहले हमारा शुगर है। कि अगर हम शुगर को इस्तेमाल करते रहेंगे, मीठा इस्तेमाल, जितना ज़्यादा मीठा करेंगे उतने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और वही कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करते हैं। तो हमें इनसे परहेज करना चाहिए ना। दूसरी जो काज है इसकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, और मेजर काज है, वो है स्मोकिंग, टबैको है। तो टबैको को जितना कम यूज करना चाहिए हमें, बल्कि लेना ही नहीं चाहिए ना, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो शुगर को तो हमने, चीनी को तो इस्तेमाल, मिठास को जो है वो किसी सूरत में जो लेते रहते हैं, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज की शक्ल में लेते रहते हैं, तो सेक्रोज की शक्ल में भी ये चीजें तो हो चलती रहती हैं साथ साथ। लेकिन जो स्मोकिंग है वो एक हैबिट है, वो तो हम छोड़ सकते हैं ना, तो उसको हमें छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। तीसरी अहम चीज जो इसमें अहम किरदार अदा करती है फी जमाना, जो है अल्कोहल का इस्तेमाल है। अल्कोहल के साथ जो सब्स्टिट्यूट है, उसका मुतबादल है, वो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स हैं। जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करते हैं, तो इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो उसके बाद है जी हमारी ओवर वेटिंग है, ओबेसिटी है। तो ये जो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल, स्मोकिंग, ये तमाम चीजें मिल के क्या करते हैं, ओबेसिटी की तरफ, ओवर वेट की तरफ ले जाते हैं। गैर मुतवाजन हमारी जो है वो डाइट है, और प्रॉपर नींद ना होने की वजह से, स्ट्रेस एक अहम काम इसका ना एक आंसर है। स्ट्रेस जो है वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो इन सब को आगे बढ़ाने, ये 3 4 5 चीजें हैं जिसकी वजह से शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल, और ऑब्सिटी, ओवरवेटिंग, और उसके बाद स्ट्रेस, ज़हनी तनाव, दबाव जो है, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बड़ी बात तो जो हमने पिछली दफा डिस्कस की थी कि फास्टिंग है, हमारे रोजा है ना, मेडिटेशन है, रोजा रखना है, और उसके बाद फाइबर का इस्तेमाल, तो एंटीऑक्सीडेंट चीजें जो है उनका इस्तेमाल, और एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में सबसे बेहतर जो हमारी है वो बीसीएम है ना हमारे पास।
वाक के साथ साथ BCM है। तो आज हम दोस्तों के साथ मिलके ना इसका कम्बिनेशन की तरफ जाएं। सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह इसके कम्बिनेशन क्या है, वो कम्बिनेशन को बनाने में बड़ी मेरी जो अपने एनालिसिस में आई है, तजर्बात में आई है, वो मैं तो BP के लिए चीटोसान और स्पारुलिनो को पहले प्रेफर करता हूँ। आप 2 अदद चीटोसान और 1 अदद स्पारुलिना जो है ये सुबह शाम दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट में आ जाएगा। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इब्तिदा में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती। उसके बाद आप एंटीलेप्टी और चीटोसान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेल और चीटोसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेल और चीटोसान प्लस कैल्शियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो कॉम्बिनेशन मुझे मेरे रिजल्ट में आया है, प्रैक्टिस में है, वो है चीटोसान स्पारुलिना। जी जी सर, कोई दोस्त और भी इसके बारे में कह सकते हैं तो। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये हमने रीजन हाफिज साहब ने हमें ना ब्लड प्रेशर की रीजन लिखवाई थी, बड़ी डिटेल से हमने लिखी थी ना, आपने भी उनको रिवाइज कर दिया। मोटापा, स्ट्रेस, अल्कोहल, तंबाकू। अच्छा, ये चीनी जो है ना, ये थोड़ा सा आप बताएं, चीनी का ब्लड प्रेशर के साथ लिंक है? अगर हम चीनी लेते रहेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। शुगर के साथ तो सुना था आपने, इसको ब्लड प्रेशर के साथ भी लिंक किया है डॉक्टर साहब? सर बेसिकली चीनी भी एक साल्ट है, नमक है ना। हाँ, नमक है। तो ये नमक के ये भी दूसरा ये है, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे चीजों के साथ मिलकर, फैट के साथ मिलकर बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इसको डेवलप करते हैं। तो और इसकी वजह से ये हार्डनेस आ जाती है आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर हो जाती है और फिर स्ट्रेसेस बनने शुरू हो जाते हैं। जी अच्छा, इसमें एक जुमला हमें लिखवा दें चीनी पे। चीनी जो है इसमें रुकावट है, ब्लड प्रेशर में रुकावट है। तो एक एक जुमला हमें इसके ऊपर लिखवा दें आप हमें। क्या हम लिखें शार्ट से नोट्स बनाने के लिए? क्या लिखें? चीनी कार्बोहाइड्रेट्स है, ये आपने सही कह दिया, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो सेंटेंस हमें लिखवा दें। जी, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसका कम्बिनेशन जो है फैट के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, डेवलप करता है, लिपिड बनाते हैं। चीनी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जी होते हैं। ये किसके साथ मिलके कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलते हैं, फैट के साथ मिलते हैं ना जी, हमारी जो चिकनाई है इसके साथ मिलते हैं। ये चकनाई के साथ मिलकर और ब्लड की जो कसाफत है, डेंसिटी है, उसको ना ये डिस्टर्ब करते हैं। और खून की डेंसिटी को डिस्टर्ब करते और सीरम ऑफ ब्लड को ये गाढ़ा करते हैं ना। और खून को गाढ़ा करते हैं, हम ये लिखते हैं। और खून को जिसके नतीजे में ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर, कमजोर, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है। और स्ट्रेस बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि क्लॉट का मुआवजा बनते हैं। और आर्टरीज के अंदर हार्डनेस होना शुरू हो जाती है। वेसल की जो वाल्स हैं उनके अंदर हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है और रिफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुतासर हो जाती है। ठीक है, खून की सर्कुलेशन फिर इंपेयर होती है। खून की सर्कुलेशन इंपेयर होना शुरू हो जाती है। जी और
आगे क्या लिखें, जिसकी वजह से खून की नालियां, खून की सर्कुलेशन इंपेयर होना शुरू हो जाती है। आपने जुमला लिखा है ना, खून गाढ़ा करते हैं जिसके नतीजे में खून की सर्कुलेशन इंपेयर होना शुरू हो जाती है। भाई आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। जी बस माशाल्लाह डॉक्टर सईद साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ना एक्सप्लेन किया है चीनी के हवाले से, और कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट सॉर्ट्स हैं उसको बहुत खूबसूरती से इन्होंने एक्सप्लेन किया। चीनी के हवाले से तारिक भाई मैं अर्ज करता चलूं, दुनिया में ना 3 वाइट जो है ना उनको पॉइजन कहा गया। एक साल्ट है, एक चीनी है, और एक जो हमारा ना सफेद आटा है ना उसमें ग्लूटेन होता है। तो चीनी के हवाले से मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि यहाँ मुल्तान में कार्डियोलॉजी है, मतलब बड़ा दिल का अस्पताल है, तो वहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि शुगर इज 8 टाइम मोर एडिक्टिव देन कोकेन। कोकेन एक नशा होता है। आवाज आ रही है ना तारिक भाई? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, तो वहाँ ना बोल्ड लेटर्स में ना, जो बड़ा दिल का अस्पताल है ना मुल्तान का, उसमें लिखा हुआ है कि शुगर इज 8 टाइम मोर एडिक्टिव देन कोकेन। कोकेन नशा होता है, कोकेन के नशे से भी 8 गुना ये ज्यादा एडिक्टिव है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, इंसान इसका आदी हो जाता है। और अगले फिक्रे में लिखा हुआ है कि कोकेन और हीरोइन इफेक्ट्स द सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन। कि कोकेन या हीरोइन वो दिमाग के एक खास हिस्से को मुतासर करते हैं, बट शुगर इफेक्ट्स द होल ब्रेन। लेकिन शुगर, चीनी जो है कोकेन और हीरोइन से भी वो कहते हैं कि ज्यादा मोहलिक है, वो पूरे ब्रेन को इफेक्ट करती है। इसकी जो कंपोजिशन होती है ना, केमिकल कंपोजिशन, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है। मतलब अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब है, तो चीनी जो है ना हमारी बॉडी की पीएच लेवल को भी स्टेक करती है। और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जब खून की विस्कोसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो मुतासर होता है, और जब फ्लो ऑफ ब्लड मुतासर होता है तो उससे थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन बॉडी में शुरू हो जाती है। ये जो लोथड़े बनने का अमल है ना, वो जो है वो शुरू हो जाता है। और ऑब्वियसली जब लोथड़े बनने का जो अमल है उससे सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, सेरिब्रा वेस्कुलर डिजीजेस जो हैं उनका चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और जो हमारी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होती है, उसका ये होता है कि प्लाक फॉर्मेशन जो है ना, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो अंदरूनी सतह है उस पे प्लाक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, वो उसका डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है, और वो जो नेचुरल इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल्स की वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। जब नेचुरल इलास्टिसिटी मुतासर होगी, क्योंकि उस लचक की वजह से ब्लड फ्लो जो है स्मूथ रहता है, लचक मुतासर होगी, ब्लड फ्लो मुतासर होगा, और उससे प्लाक फॉर्मेशन जो है वो उसका अमल जो है बढ़ता चला जाएगा, और उसके नतीजे में जो है पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर्स आते हैं, और फिर नमनेस, और पूरे जो मतलब पर्टिकुलरली जो शुगर की बीमारी है उसमें 2 कॉम्प्लिकेशन, नैरोपैथी, नेफ्रोपैथी, वो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल अख्तियार करना शुरू कर देती है। तो ये तो चीनी तो वाइट पॉइजन है, इस पे तो हम जितनी गुफ्तगू करना चाहें, इसके नुकसानात पे बात करना चाहें वो कम है। इसको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी देखें अनजाने में हमारी कौम जो है वो चीनी को डिस्कस करती है कि 105 रुपए किलो, ये चाहे 1500 रुपए किलो हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं है, इसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए। मतलब जो नेचुरल स्वीटनर है जैसे फ्रूट्स हैं वो बेस्ट सब्स्टिट्यूट है चीनी के ना। तो ऑब्वियसली ये एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है चीनी, और पर्टिकुलरली जो इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर जो इसकी फॉर्मेशन है, बनने का है, वो मतलब कह लें कि जहर है, एसिड है, और वो ना सिर्फ बॉडी के पीएच
जो लेवल को ये स्टिक करता है, बल्कि जैसे मैंने गुजारिश की कि ब्लड फ्लो, विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ने से, डेंसिटी की बढ़ने से ब्लड फ्लो मुतासर होता है, इलास्टिसिटी मुतासर होती है, और इन द लॉन्ग रन जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना उस पर बुरे असरात आते हैं। हार्ट जो है हमारा ऑब्वियसली जब ब्लड डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो हार्ट की पंपिंग जो है वो उसको ज्यादा उसको करना पड़ेगा, उससे जो हार्ट के मसल्स हैं ना वो बुरे तरीके से मुतासर होते हैं। तो ये मतलब चीनी तो बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए, उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो नेचुरल स्वीटनर्स हैं। शक्कर मतलब गुड़ है, ये बेहतरीन चीजें हैं। चीनी से तो बिल्कुल इसके खिलाफ तो हमें एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। वो मैंने आपको गुजारिश की कि sugar is 8 times more addictive than cocaine, and the worsening thing is cocaine or heroin affect the certain part of brain but sugar affects the whole brain। मतलब इससे बड़ा क्या होगा, मतलब ये मुझे कुछ गुजारिश करना था। सर गुलाब साहब ये जो थोड़ा सा सेंटेंस मैं आपने ऐड करना बोले ये चाहूंगा। प्लीज ग्रुप में कर दीजिएगा, टाइप करके सेंड कर दें। जी 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 मैं टाइप करके भेज देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये वो जो अपना गुड़ होता है, गुड़ के बारे में क्या, या शक्कर जो होती है, अच्छा कच्ची देखिए शक्कर, उसके बारे क्या है, हमें ना कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना है। पहले तो देखिए चीनी को हम ना बेहतर है लाइफ से निकाल दें, और ये कोई महंगा सौदा नहीं है। बिल्कुल आप चीनी की जगह गुड़ और शक्कर दें। अच्छा, अब आपने चीनी की जगह गुड़ शक्कर ले लिया और गुड़ शक्कर मंड के रखा कि गुड़ शक्कर का नुकसान नहीं है, तो भाईजान नुकसान नहीं है, लेकिन आप अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट को देख के इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको बीमारियां पैदा करेगा। हाँ, ये है कि चीनी की निस्बत कंपैरेटिवली कम बीमारियां पैदा करेगा, लेकिन ये है कि असल बात ये है, इकरार भी जिस बात पे तवज्जो दिलवाना चाह रहे हैं कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी आप शुगर लें। ठीक है, शुगर अब वो कोई भी फॉर्म है, वो चीनी है, वो गुड़ है, शक्कर है, कोई भी फॉर्म है, तो कम नुकसानदेह या ज्यादा नुकसानदेह। बहुत सारे दोस्त हैं वो चीनी इस्तेमाल नहीं करते, गुड़ शक्कर होता है तो मंड के खा रहे होते हैं, तो उनकी हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। उनको ब्लड प्रेशर, शुगर का भी चांसेस हैं, और फिर ब्लड प्रेशर के भी चांसेस हैं, और फिर मीठे से और भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। एलर्जीज आ गई हैं बहुत सारी ना, बड़ी अजीब अजीब किस्म की एलर्जीज आपको होना शुरू हो जाएंगी अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं होगा। तो गुड़ अच्छी चीज है, लेकिन आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लें। ठीक है, उसको बैलेंस लेके जो है वो चले। आपकी नॉर्मल कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है, तो फिर आपको सुबह से रात तक गुड़ और शक्कर लेने की जरूरत नहीं है। आटा सर यहाँ आटा जो है वो शुगर ही है जी। बस आप जी ऐड करें, आटा शुगर ही है। ये जो हम चीजें खाते हैं ये सारी सेल में जाके शुगर ही बनती है। हाँ, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को बैलेंस करते हुए जो है चलें। जी भाई जी, बात करें प्लीज। जी जी सर, फोर्ब्स मैगजीन के अंदर ना ये मुझे याद आ गया आज ही, शुगर के ऊपर ना पिछले साल मैंने पढ़ा था कि जो आपका शुगर इज वर्स फॉर ब्लड प्रेशर देन सॉल्ट। ठीक है, मैं सर इकरार की बात को सेकंड करूंगा। इस पे 6 लाइंस उन्होंने लिखी थी कि ये किस तरह सपोर्ट करता है ब्लड प्रेशर को। मैं वो ग्रुप में शेयर कर देता हूं, तो वो उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि हम लोग करें। वो उन्होंने बड़ा सादा सा बताया कि कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जाके बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। बड़ा सादा सा है ये ना कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, जरूर आप शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा जी। अमित अच्छा सर, यहाँ जी सर, यहाँ ना शुगर के हवाले से हम जैसे गुड़ को उमैर साहब ने कहा, लियाकतपुर में सर मेरी टीम है और मेरा काफ़ी आना जाना होता है। और लियाकतपुर जो है ना वो शक्कर और गुड़ का गढ़ है पूरे पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में। तो वहाँ चीनी डाली जाती है, वो मुझे वहाँ लोग बताते हैं जी हम कैसे बनाते हैं। तो गुड़ क्योंकि महंगा होता है, शक्कर महंगी होती है, चीनी सस्ती है गुड़ उनकी निस्बत। तो हम चीनी डाल के उसको एक तो वाइट कर लेते हैं, और दूसरा वो चीनी डाल के, चीनी सस्ती होती है, गुड़ महंगा बिकता है हमारा, तो हम इस तरह वो प्रॉफिट में जाते हैं। तो ये भी हमें अब देखना होगा कि गुड़ देसी जगहों से लें। बेहतर ये हम खजूर के साथ मीठा बना लें, अगर हम शेक बना रहे हैं या किसी और चीज़ में, तो नेचुरल सोर्स जैसे सर इकरार खान साहब ने कहा, तो नेचुरल सोर्स हमको अपना लें। जी बिल्कुल ऐसी है, खजूर बहुत अच्छा सोर्स है, और वैसे नॉर्मली फ्रूट आपका मीठा पूरा कर देती है, और रोटी भी आपका मीठा पूरा कर देती है। ठीक है, तो हमारे आप चाइना में भी माशाल्लाह कई लीडर गए हैं, तो चाइना में आपने देखा है कि वहां पे खानों में आपको ना नमक मिलेगा, ना आपको चीनी मिलेगी, और ना आपको जो है ये मिर्च मिलेगी।
लाल मिर्च, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ना आपको वहाँ के खानों में नहीं मिलेंगी। तो वो एक हेल्थ कॉन्शियस कौम है और उनकी उम्रें भी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उनकी उम्रें हैं, ठीक है। तो वो ना लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना अपनी ये मुसलमानियत है ना, मुसलमानियत को हमने ना मतलब बहुत ही ज्यादा हमने ओवर कर दिया है। तो हम इससे निकले और हम लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करें, ठीक है। कि हम तो मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान हैं, अजीम है, लेकिन हमें काम भी उस हवाले से करने चाहिए। हमारी मतलब कोई चीज भी हमारी दुरुस्त नहीं है। खाने हम लाते हैं उसको उन खान घर में लाते हैं, उनके खानों के न्यूट्रिएंट्स खत्म करके उसके बाद फिर हम खाते हैं। सेहतें हमारी सबसे खराब है, सबसे बैड जो हेल्थ है वो हमारी हेल्थ है ना। और सबसे अच्छी चीजें हमें दस्तयाब है माशाल्लाह, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी चीजें हमें दस्तयाब है। तो हमारा जो कुकिंग स्टाइल है ये बड़ा खराब है, ठीक है। फिर हम लाइफ को बैलेंस नहीं करते, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस नहीं करते। तो तमाम चीजों को हम ना बैलेंस लेके चले। जी आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आमिर बिन तारिक साहब। वो इकरार साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो सेंटेंस उन्होंने हार्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कहीं लिखे देखे हैं, वो मैंने कहा था बस सेंड कर तारीख दिया टाइप। मैं अभी सेंड करता हूँ। जी शुक्रिया सर, आमिर भाई मैं शुक्रिया सेंड सेंड कर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, अब कम्बिनेशन पे आ जाए, कम्बिनेशन के ऊपर आए, फिर हम इस टॉपिक को ना हम क्लोज करें। कम्बिनेशन में अरे ये ऐसा है कि ये हम लोगों के ना हमारा जरा कंसेप्ट जो है ठीक करना चाहिए कि फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर शुगर जो है वो कम होती है और वो हमारे लिए बेनिफिट में है और हमें इस्तेमाल करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर फ्रैक्टोज जो है वो भी एक मुनासिब मकदार में हमें लेने होंगे। अगर वो ओवर लेंगे तो वो वो भी जो है वो शुगर की तरह ही काम करते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा यूरिक एसिड, अब चीनी से तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होगा, पीएच लेवल ब्लड का वो डिस्टर्ब होगा और फिर यूरिक एसिड जो है वो इनहांस हो जाएगा। तो यूरिक एसिड के इनहांस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिस तरह से लैक्टिक एसिड जो है इस वो भी जो है ना पैदा हो जाता है। वो भी मसाइल का सामना करता है जिसके हमारे समय के अंदर थकावट और दर्दें वगैरह रहती हैं। तो लैक्टिक एसिड हमारे जिस्म में अंदर बहुत जरूरी है। ये जिस्म को ग्लूकोज को ना एनर्जी में तब्दील करने की जरूरत होती है। तो ये जहाँ पे जो ना ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाए तो ये लैक्टिक एसिड बन जाते हैं जिस्म के अंदर। तो ये जिस्म के अंदर मसल के अंदर एक्सरसाइज करने से पैदा होती है, थकावट दूर करते हैं। तो फ्रैक्टोज जो है ये जो हम फ्रूट्स की शक्ल में ओवर लेते हैं उनके अंदर भी ये जो चीनी वजह से असरात होते हैं वो भी हमारे अंदर जाके जिस्म के अंदर जाके वही मिसाइल करते हैं जो कि शुगर या चीनी लेने से होते हैं। और इसमें सबसे अहम रोल आजकल का जो है वो कोल्ड ड्रिंक का है। जी सर। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ये लिखवा दी कि चीनी क्या पैदा करती है और फ्रूट क्या पैदा करता है। फ्रूट का आपने बता दिया, ये हमें जेहन में देगा कि फ्रूट को ये ना समझिए कि फ्रूट में ठीक मीठा है तो उसको दबा के खाते रहे। वो भी अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपने क्या क्या टर्म यूज की, ये हमें लिखवा दें, वो भी नुकसानदेह है। जी डॉक्टर साहब, लिखवा दें चीनी से क्या होता है और फ्रूट से क्या होता है। सर चीनी के ज्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड जो है वो डेवलप होता है। चीनी के ज्यादा इस्तेमाल करने से पीएच लेवल जो है ना, ब्लड का पीएच लेवल सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, क्योंकि एसिड है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जी जी डॉक्टर साहब लिखवा दें, यूरिक एसिड, चीनी के ज्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। जी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा ना। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। हाँ जी, जी ये 4 चीजों का मरकब है यूरिक एसिड जो है ना। साइक्लिक कहते हैं इसको कंपाउंड। ये 4 चीजों का मरकब है।
हाँ जी, एक है इसमें कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जी और चौथा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। जो आपने बताया ये 4 चीजों का मरकब है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे सर। सर ये जो चीजें हैं ये ऑयल और साल्ट के साथ बनाती हैं, जो यूरी और इसको ना अमोनियम एसिड यूरेट कहते हैं। नहीं समझ नहीं आई डॉक्टर साहब, दोबारा लिखवा दें। ये हो गया, हमने लिख लिया 4 चीजों का सर मरकब। ये ऑयल और साल्ट, जो नमक और तेल, जो हमारे तेल है ना चिकनाई, जी उनके साथ मिलकर ना यूरेट बनाते हैं। अच्छा, ये ऑयल और नमक के साथ मिलकर हाँ मिलकर जी यूरेट बनाते हैं। यूरेट स्पेलिंग बता दें। यू जी, जिसे अमोनियम एसिड यूरेट भी कहते हैं। यू आर ए टी ई, यूरेट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, यूरेट बनाते। URATES। ठीक है, यूरेट्स बनाते हैं। ठीक है जी, आगे। हाँ जी, इसको एक किस्म जो है ना अमोनियम एसिड यूरेट है, जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। इसकी एक किस्म ये जो यूरेट का कंपाउंड बनता है, उसमें एक अहम किस्म जो है वो यूरिक एसिड, जिसे अमोनियम एसिड यूरेट कहते हैं, ये है इसका ना। अमोनियम, AMONIUM, अमोनियम एसिड यूरेट। एसिड, जी इसकी एक किस्म अमोनियम एसिड यूरेट है। ठीक हो गया जी। जी सर, ये यूरिक एसिड फिर आपको पता है कि ये मसल और जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करता है। जी सही है। तो ये भी हमारे ना ओवर फ्रैक्टोज और लैक्टोज ग्लूकोज लेने की वजह से होता है। ठीक है, अब फ्रूट वाली बात लिखवा दी, जो फ्रूट वाला आप कह रहे थे। फ्रूट से क्या होता है? ये फ्रूट के भी अंदर भी यही है ना, ये चीजें कम्बिनेशन होती हैं। ये साल्ट के ज्यादा होते हैं फ्रूट के अंदर, अगर नमकियात आते हैं तो उसमें भी ये ऑयल के साथ मिलकर यूरिक एसिड ही बनाएंगे ना, अच्छा, अगर ओवर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये इसमें फ्रूट के अंदर चिकनाई हम लेते हैं और साल्ट हमारे ज्यादा आते हैं, तो फिर इन दोनों चीजों से क्या होगा, मिल के जो फ्रैक्टोज या चीनी के साथ उसकी मकदार ज्यादा हो जाएगी। चाहे चीनी ले लें, चाहे फ्रैक्टोज ले लें, आप ग्लूकोज ले लें, तो उनसे क्या होगा कि ये यूरेट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, सही है। एसिड यूरेट बनते हैं, यूरेट बनते हैं, एसिड यूरेट बनाते हैं, जो कि यूरिक एसिड होते हैं। ठीक और है। ये हमारे जो ना, जी, तो ये वैसे तो ये हमारे पेशाब का, यूरिन का एक नॉर्मल मरकब है, लेकिन अगर वो इसकी ओवर हो जाए, डोजेज हो जाए या अब नॉर्मलिटी आ जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये फ्रूट भी यही काम करेगा और चीनी भी यही काम करेगी। ठीक हो गया सर। हाँ जी, बहुत ज्यादा लेने की वजह से ना अब आप ऐसे है कि गन्ने का इस्तेमाल ज्यादा करते रहते हैं, तो या कोई ऐसे चीजें जिनके अंदर ज्यादा है, चुकंदर का ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं। और आम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सर। इसके ऊपर ना मैंने हाँ जी, फ्रक्टोज आम के ऊपर आम का काफ़ी इस्तेमाल रिसर्च तो की है। जबरदस्त। नहीं नहीं सर, वो हाँ जी, मैं आम का इस्तेमाल जो है ना, उसके केला और आम जो है ना, इसका ये इस्तेमाल जो ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और ये फिर ओबेसिटी की तरफ जाएगा, तो उससे फिर यूरिक एसिड के जो प्रॉब्लम है, जो यूरिक एसिड अमूमन जो है वो ओवर वेटिंग या ओबेसिटी की वजह से ही ये बनता है।
जी मुस्लिम डॉक्टर साहब बिल्कुल जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चंद जो ऐसे फ्रूट्स हैं फ्रक्टोज उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेरी इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च है और मैंने इसके ऊपर काम किया है। 400 शुगर थी फीमेल की, मैंने उनको जस्ट ना कोई सप्लीमेंट यूज़ करवाया ना कोई मेडिकेशन करवाई, और उनकी जो शुगर नॉर्मल अभी पिछले दिनों मैंने चेक करवाई दोबारा तो 134 आई, 400 से 134 आई। तो मैंने डाइट प्लान की, कुछ मैंने फ्रूट ऐसे नहीं दिए जिनके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा थी, और ऐसे फ्रूट दिए जिनके अंदर फ्रक्टोज कम थी, जिससे क्या हुआ जस्ट डाइट प्लान करके उसको शुगर नॉर्मल कर दी उसकी। तो अब वो सप्लीमेंट साथ उसको ऐड कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हैवी फ्रक्टोज वाले फ्रूट को भी इस कैटेगरी में ले रहे होते हैं। और हम सर और इसके ऊपर सर बड़ी अच्छी यूट्यूब पे आप चले जाएं तो कीटो डाइट है, बड़ी अच्छी डाइट प्लान करके देते हैं कीटो डाइट, तो उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं कि कौन से फ्रूट इस्तेमाल करें और कौन से ना करें। सर इस पे मैं ऐड करूंगा, कीटो डाइट को पहले रिकमेंड करने से पहले ना आप काइंडली इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी करें, ठीक है। कीटो डाइट को मना किया गया है फॉर द लास्ट 6 to 7 months, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हमारी इस पे बड़ी डिटेल्स में बात हुई, और मैंने जो है ना वो यूके का जो न्यूट्रिशन जर्नल है जहाँ से ये सारे मैं नोट्स और चीज़ें लेता हूँ, वहाँ पे भी जो लेटेस्ट रिसर्च है उन्होंने ये इसको मना किया गया है, ठीक है। वो क्यों किया गया है उसके ऊपर मजीद हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन रखेंगे, ताकि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें कि बाहर की दुनिया के अंदर लोग किस तरीके से लो कैलोरीज हाई फैट, लो फैट हाई कैलोरीज हाई कार्बोहाइड्रेट्स, किस तरह ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके जो वेट मैनेजमेंट की तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं, और उससे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी सारी क्रोनिक डिजीजेस विद एक्यूट डिजीजेस जो है ना वो इंक्रीज हो रही होती हैं। तो हम इस पे इंशाल्लाह ताला रखेंगे, ये इनकी बात से मुझे ये चीज़ याद आई। थैंक यू। ठीक है। सिस्टर लइका जफर कुछ कहना चाह रही हैं। जी सिस्टर जी बात करें प्लीज। अच्छा आपका माइक ऑफ है, माइक आपका ऑन नहीं है, शायद आपको चले। जी जी और कोई दोस्त बात करना चाहिए? वकार भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहम्मद वकार। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्तव जी सकलैन भी वेलकम जी वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ है जहन में आ रही थी, वो थोड़ी डिस्कस करें कि जैसे आपने ना अभी कोलेस्ट्रॉल का और स्ट्रेसेस का ये सारी डिटेल के साथ डिस्कस की, अभी आप बात कर रहे थे यूरिक एसिड की, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो प्योरीन है उसका क्या रोल है यूरिक एसिड के अंदर, क्योंकि जब प्योरीन और बाकी जो अभी आपने बताई शुगर के हवाले से बात कर रहे थे, जब इन तमाम चीज़ों को आपस में इकट्ठ होगा या मिलेंगी तो ये ट्यूबल कैप्सूल के अंदर जाकर यानी कि किडनी के अंदर जो है वहाँ पे इनकी स्टोरेज कैसे होती है। और यूरिक एसिड चूंकि ये प्योरीन की मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड पैदा होता है ना। जी जी उसमें ये जरा थोड़ा इसको डिस्टर्बिंग्स एक्सप्लेन होती कर है। दें, क्योंकि उसमें फिर मतलब अभी चूंकि तो हम शुगर को डिस्कस कर रहे थे, साथ ही फिर चूंकि प्रोटीन भी होती है, तो प्रोटीन के अंदर ऑलरेडी जो है ना वो प्योरीन होती है। अब प्योरीन जब जी ब्रेक डाउन नहीं होगी या मेटाबॉलिज्म उसका नहीं होगा तो उसकी यानी कि प्योरीन एलडीएल हो गया, और इसके अलावा जो है बाकी जो आप फैट की बात कर रहे हैं, ये सारी जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके बाद स्ट्रेसेस बन के यही फिर जाके ट्यूबल कैप्सूल के अंदर जाके स्टोर होते हैं वहां पे। इस पे थोड़ी सी समझा, इसको एक्सप्लेन कर दें आप जरा इसको मजीद थोड़ा। सर प्योरीन जो है ना ये न्यूक्लियोटाइड प्योरीन होती हैं जो कि इसका मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ये हर ऑर्गन के अंदर या हर आंसर के अंदर एलिमेंट के अंदर होता है, और उसकी वजह से ही वो काबिल अमल होते हैं। जैसे जिस्म के ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करने के लिए ना की जरूरत होती है, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब वो एनर्जी में तब्दील होता है तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो क्या होता है उसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो अगर ऑक्सीजन कम होगी तो फिर लैक्टिक एसिड भी बन जाते हैं जी। तो इसी तरह ये प्यूरिन का जो है ये इसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो उससे क्या होगा, फिर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक बात बताएं कि जैसे
सक्रोज तो हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो हम फ्रैक्टोज की तरफ जाएं या लैक्टोज की तरफ जाएं, तो जितने भी नेचुरल ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें हमारे जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे लैक्टोज है या दूसरा फ्रैक्टोज, क्योंकि इनके अंदर मतलब हम फल सर खाएं तो फलों के अंदर प्रोटीन तो ऑलरेडी मौजूद है, और इसके अलावा जो है आप सर दूध पिए हम उसमें प्रोटीन है, तो आप जब उसमें प्रोटीन मौजूद है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो प्योरीन है उसकी भी मिकदार होगी। जी जब वो मिकदार बॉडी में जाएगी सर तो वो इसका अगर आपको अपनी कैलोरीज बॉडी वेट और के मुताबिक आपको अपनी रिक्वायरमेंट लाइफस्टाइल के मुताबिक लेनी है ना। वो हम बात जी कर रहे हैं ओवर लेने की। कोई भी जी चीज सेक्रोज ले लें, लैक्टोज ले लें, ग्लूकोज ले लें, वो आप जो भी लेंगे ना तो उसको ओवर लेने की ना, एक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। जो अगर मुनासिब लेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं आता ना। हमने अपना लाइफस्टाइल को मुतवाजन करना है ना, तो हम एक्सेस की तरफ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जी ठीक है, मतलब जो हमारा फ्रैक्टोज है और लैक्टोज ऑलरेडी इसमें भी मौजूद है प्योरीन। जी जी तो अगर उसकी एक्सेस होगी तो डेफिनेटली उधर से भी यूरिक एसिड का मतलब बढ़ने का चांस है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, थैंक यू सर। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें लैक्टोज लैक्टिक एसिड जो है वो ज्यादा पैदा होने जाएंगे, जो कि हमारे मसल में दर्दों का बायस, पट्टों में क्रैम्प्स, थकावट वगैरह बनेगा। सर मतलब समझ ये आई कि जितने भी हमारे जो ये कम्प्लेक्स फाइबर हैं, कार्बोहाइड्रेट सॉरी, जी जितने भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारी बॉडी का जो मेन सिस्टम है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह जी से जी कैलोरीज या एटीपीज वगैरह नहीं बनती। जब कैलोरीज वगैरह में एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी तो उसका कहीं ना कहीं जाके स्टोरेज उसने होना है। अब स्टोर होने के बाद फिर वो ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये फिर ऐसा होता है ना, जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो मतलब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ ना, लैक्टिक एसिड की बात देता हूँ। तो लैक्टिक एसिडोज बन जाते हैं, एसिडोसिस लैक्टेज बन जाते हैं ना। तो लैक्टेज वो दोबारा फिर सर क्या रिपीट करते कीजिएगा, हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। ये दोबारा लास्ट सर रिपीट कीजिएगा। लैक्टेज लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, लैक्टेज लैक्टिक एसिडोसिस, एसिडोसिस। ACIDOSIS। अच्छा, अब सर ये जी बात समझ आइए कि जो हमारी टाइम्स की प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अगर देखा जाए, जैसे आप पहले कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, तो इसका सारा जो मतलब वर्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब BCM पे बात हुई, फिर मेटाबॉलिक टी पे बात हुई, फिर कैल्शियम पे भी बात की, और जो हमारे ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी, तो मतलब इनका सारा फंक्शन जो है कि इन चीज़ों को जिनकी एक्सेस हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ब्लड से अलग करना होता है। क्यों डॉक्टर साहब? जी हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इसने रेगुलेट करना होता है, और सब चीजों को ना एक दूसरे से अलग करके एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर जो कंपाउंड के अंदर एक्सेस हो जाती है उसको नॉर्मलाइज करना है। तो जो हमारे ओवर हो जाती है उसको रिमूव करती हैं, और बाकी जो यूटिलाइज करती हैं। तो इससे हमारा जो बैलेंस जो है ना सिस्टम रहता है, और फिर हमारी जो सेहत है वो डिस्टर्ब नहीं होती। जी मतलब अब हमारे पास लॉजिक ये आई है कि मतलब हम जो अभी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, लॉजिक ये आ गया कि हमने सबसे पहले जो हमारा टाइम्स का कॉन्सेप्ट है कि हमने मेटाबॉलिक सिस्टम को इन ऑर्डर करना है, और वो डिसऑर्डर इस वजह से है कि बॉडी के अंदर ये जो चीज़ें अभी हम डिस्कस की, LDL होगा, जो बाकी चीज़ें हैं, प्योरीन भी होगी, इनकी एक्सेस हो जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी ये बात बताएं कि ये जब एक तो हमने बात अभी कर ली एक्सेस की, जब इनकी डेफिशिएंसी होगी मुख्तलिफ चीज़ों की, क्योंकि अगर LDL की फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी है मिसाल के तौर पे, क्योंकि अक्सर होती नहीं है क्योंकि LDL तो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन अगर बिल फर्ज करो सपोज हमारे बॉडी में LDL की डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जो है, चूँकि LDL के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, कैलोरी स्टोर होती हैं, तो उसके हवाले से फिर भी मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा। जी डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन होता क्या है कि हमारे जो डाइटरी सप्लीमेंट है ये बैलेंस नहीं है। तो उसमें जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो वो जो चीज की कमी हो जाती है उसको पूरा कर देते हैं, और जिसकी वो ओवर होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
नहीं स्टोर करना भी इनका ये, क्योंकि इसलिए इसको बैलेंसिंग डाइट कहते हैं ना, सप्लीमेंट फूड कहते हैं। सप्लीमेंट। यानी कि इसने जिस चीज को कमी है, अगर एनर्जी की जरूरत है एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, अगर नहीं चाहिए ना तो रिमूव कर देंगे, वो उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। तो मतलब हर चीज को ना ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, बेसिकली बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और पीएच लेवल को नॉर्मल करते हैं जी। अच्छा सर, ये होगी मतलब अब यहाँ पे हम अगर फूड सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाएं तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, अगर बिल फर्ज करो हम बंदा यूरिक एसिड जिसको है ओवर कोर्डिसिप इस्तेमाल कर लेता है, स्पोलिना इस्तेमाल कर लेता है, तो उसमें ऑलरेडी चूंकि प्रोटीन है तो डेफिनेटली वो यूरिक एसिड को इंक्रीज करेगी। हाँ, तो हमारे पास यही ऐसा ही है, डेफिनेटली यूरिक एसिड के अंदर स्पारुलिना जो है उसको इनहांस करेगी, कार्डिसेप इनहांस करेगी। तो हमने अच्छा उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर हमने और ना क्रीम है, या फिर हमने दूसरी हमारी चीटोसान है, एंटीलेप टी है, उसको हमने लेना होता है जी, ताकि वो उसको जो जितने भी यूरिक उसके अंदर है हमारे जो प्रोटीन है वो उसको ना बैलेंस करे। यही इसमें तो सर इसके कॉम्बिनेशन को जी बनाने में यही तो हमारी महारत है, समझना भी इन चीज को ना, इसकी लॉजिक को समझना है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आ रही है किन वजह से आ रही है, उन वजह का फिर उसके अकॉर्डिंग टू उनकी रीजन के हमने डाइट जो सप्लीमेंट हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। अगर हम उसके मुताबिक नहीं करेंगे, एक बंदे को हम कहते हैं जी आपको जी यूरिक एसिड है, जोड़ों में दर्द हो, पट्टों में दर्द रहता है, लेकिन उसको यूरिक एसिड नहीं है, तो हम समझते हैं जी इसको ज़हनी तौर पर समझ लेंगे जी ये जोड़ों का दर्द है या पट्टों में दर्द है, तनाव रहता है जी, हो सकता है जी इसको ना यूरिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड की ज्यादती हो। तो लैक्टिक एसिड की वजह से भी तो ये मसाइल पैदा आते हैं ना, पट्टों में थकावट, दर्द, सांस का तेजी के साथ होना, मतली, मैदे में दर्द, और ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये लैक्टिक एसिड की वजह से भी तो हो सकती हैं। तो अच्छा, अब क्या है कि हम इसमें लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड में तफरीक नहीं कर सकेंगे, वो फर्क नहीं कर पाते ना। तो हम क्या कहते हैं कि इन चीजों को बगैर समझे ही उसके सप्लीमेंट दे देते हैं कंपाउंड की शक्ल में। जिससे चीज क्या होता है कि हम यूरिक एसिड लैक्टिक एसिड को कम करने की यूरिक एसिड को कम करने की बजाय लैक्टिक एसिड को बढ़ा देते हैं, और उसकी हमें समझ नहीं होती। जब उसकी समझ नहीं होती तो फिर क्या होता है कि जी वो दर्दें तो उसी तरह रहती हैं, प्रॉब्लम वही रहती है, और हम समझते हैं जी स्पारुलिना ने काम नहीं किया। अगर हम उसको तरफ स्पारुलिना का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टिक एसिड की तरफ जाते हैं, तो वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम आ जाता है वो इनहांस हो जाता है, उसके वो बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं जी स्पारुलिना ने एग्रीवेट कर दिया है। तो अब इन चीजों को समझना जो है ना, ये इसकी फिलॉसफी है, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है इन चीजों को ना, तो समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए बेहतर ये होता है कि हमें इन तमाम मसाइल को समझने से पहले ये आगाही होना जरूरी है कि क्या क्या है। अब ये दो चीजें ही ना, यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये दोनों चीजें जिस्म के अंदर दर्द और थकावट पैदा करती है जी। और इसको दोनों को हमारा जो है लीवर जो है वो इसको तोड़ता है, तो उसका ही मेटाबॉलिज्म का सिस्टम जो है। अब इस लीवर बहुत सारे काम भी करता है, लेकिन हमने लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड को ही देना ही है, क्योंकि दोनों ही थकावट, जिस्म के अंदर दर्द, जोड़ों के अंदर, और हमारी सांस में प्रॉब्लम, और हमारे मैदे में मतली वगैरह और नौजिया वगैरह या क्रैप्स दर्द पैदा करते हैं। अब दोनों की तफरीक करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि सब जब दर्द होती है तो सब समझते हैं जी ये पता नहीं जोड़ में होगी, मसल में होगी, तो हम समझेंगे जी पहले नंबर पे लैक्टिक एसिड की तरफ तो हम जाते ही नहीं है ना, हम समझते हैं कि ये यूरिक एसिड ही है। तो यूरिक एसिड में जो चीजें होती हैं वो आपको पता है जी, क्या करेंगी जी। अच्छा सर, यहाँ पे ना मतलब अब डेफिनेटली ये जो अभी हम सारी डिस्कशन किया तो इसमें ना मेन जो चीज़ है कि हमारी जब ये यूरिक एसिड बढ़ेगा और इस तरीके से आपने लैक्टिक एसिड की बात की है तो ये बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ाते हैं, क्यों डॉक्टर साहब ऐसी है? जी जी अब जब ऑक्सीडेशन सर, बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली का अमल हर चीज के दौरान ना होता है, जब भी हम कोई डाइट लेंगे, कोई खुराक खाएंगे, तो ऑक्सीडेशन का अमल तो होना है ना।
तो हमने अच्छा, फिर इस हवाले इसलिए से ना, अपनी डाइट के अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट जो चीजें हैं वो ऐड करेंगे, तो अच्छा इस ताकि हवाले उसका से जो ना सर अमल डॉक्टर है वो साहब, मैंने ना मुतवाजन मतलब रहे। कुछ जी जाती एक मेरा, उसमें ना मैंने जो कॉम्बिनेशन के हवाले से आप पहले बात कर रहे थे, उसमें जो चिटोसान और जो सेल रिजुवेनेशन का है, इसका कॉम्बिनेशन दिया तो इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं इसके अंदर। मतलब इसमें चिटोसान और आप जब सेल रेजुनेशन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसमें आपका जो ऑक्सीडेशनल स्ट्रेस है उसको ये जो है ना ब्रेक डाउन करता है, उसको खत्म करता है। तो इसको सर, यूरिक एसिड इसकी में एक बड़े अच्छे मेन वजह है ना, जी तो हमारा जो जी इसकी एक मेन वजह है चिटोसान जो है हमारा पीएच लेवल जो है ना वो बैलेंस करेगा। तो जो हमारे सेल है ना वो ऑक्सीडेशन का अमल है ना उसको एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि उसके अमल को एनहांस करेगा। तो अब पीएच भी लेवल हो गया, ऑक्सीडेशन का भी हो गया, तो फिर उसमें एसिड ही नहीं रहेगा, तो उसका मतवाजन हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ये जो जितनी भी है यूरिक एसिड और क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड, ये भी बैलेंस हो जाएंगे। जी ठीक है। तो इसमें ना सर एक तजर्बा भी हुआ, एक्सपीरियंस के, अगर हम चिटोसान और सेल रेजुवेनेशन ना किसी बंदे को अगर ऐसा इशू है तो उसको हम पहली जो है ना तकरीबन 10 से 15 दिन इसकी डोज ज्यादा दें, और जो हमारे रेगुलेटिंग प्रोडक्ट और रिप्लेनिशिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डोज थोड़ी मतलब हम नॉर्मल रखें, लेकिन 15 दिन के बाद हम उसकी डोज बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक उसकी बॉडी की जो एक्सेस है बॉडी के अंदर जो चीज़ों की, वो मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, एलडीएल हो गया, ट्राइग्लिसराइड वीएलडी हो गया, एलडीएल हो गया, तो इनको हम चिटोसान और सेल से मेंटेन कर लें और उसके बाद अगले स्टेप पे चले जाएं कि उस बॉडी की जो ऑर्गन और रिप्लेनिशिंग है उसको हम कर लें। तो शुरू में मतलब ये मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस हुआ है कि चिटोसान और की सेल की डोज जो है वो मैंने अकॉर्डिंग टू बोतल दी है, तो उसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिला है। और उसके बाद जब उसने स्पोलिना अगर लिया है या उसने कैल्शियम लिया है या कोर्टिसिप लिया है तो उसके रिजल्ट जरा अच्छे मिले हैं और बंदा सेटिस्फाई हुआ है। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये इसमें भी आप देखेंगे कि बंदे की इम्यूनिटी के मुताबिक देखेंगे, जी जी उसकी ऐसी। ना बॉडी के लिहाज से आप देखेंगे, अगर स्टिक ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा देंगे। अगर थैंक यू वरना सर। अगर वो बंदा वीक है, वैसे है, उसके अंदर इम्यूनिटी कम है, तो फिर ये ज्यादा डोजेज जो है ये बंदे को क्रैप्स की तरफ, लाइफ थ्रेट की तरफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया सर, आप दोस्तों के ज्यादा थोड़ा टाइम ले लिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर आवाज आ रही है, करें बात। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने बोला नहीं ये चिटोसान और स्पारुलिना, तो ये कैसे देनी है? दोनों चीजें मिला कर देनी है, चिटोसान 2 और एक स्पारुलिना? सिस्टर जो क्लींजिंग प्रोडक्ट्स हैं ना और जो हमारी रेगुलेटिंग प्रोडक्ट्स हैं ये इकट्ठे नहीं खाते। मतलब अगर आप अच्छे रिजल्ट लेना चाहती हैं तो चिटोसान को रात के खाने से पहले इस्तेमाल करें और स्प्रोलिना को नाश्ते में या दिन में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मिला कर नहीं देनी? नहीं मिला के नहीं, क्लींजर और आप रिप्लेनिश जो आपकी ये हमारी 3 कैटेगरीज की प्रोडक्ट है ना, जैसे हाँ चिटोसान जी, हो गया, सेल हो गया, ग्रेप हो गया और मेटाबॉलिक टी हो गई, ये हमारी क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स हैं। और जो आप स्पोलिना की बात कर रही हैं और कोर्डिसिप और स्पोलिना, ये हमारी रेगुलेटिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका रिजल्ट उस तरह नहीं आएगा फिर अगर इसको आप जो आपकी रेगुलेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, और तीसरे नंबर पे हमारी रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट हैं जैसे कैल्शियम और जिंक है। रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट को आप दिन में लें, यानी कि मॉर्निंग में भी ले सकती हैं या दिन को भी ले सकती हैं, और क्लींजर को आप रात को लें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इकट्ठे नहीं सर लेने वो आपने। रात को सोते वक्त या खाने से पहले? खाने से पहले ले लें। रात को खाने से पहले लेनी है? जी और स्पारुलिना दिन के टाइम में? सर वो हमारा एक पेशेंट है अजीज है, तो उसका ना बुजुर्ग है, दिल का साइज बढ़ गया हुआ, और बीपी इनको रात के टाइम में ना बहुत ज्यादा शूट कर जाता है बीपी, तो फिर हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं।
आज जा रही हूँ उनकी तरफ, उनकी खबर मेरी प्लेस में जा रही थी, तो थोड़ा का चार्ज के बाद कल से बेबी काम करेगा ना। उनको आपने कि दफा अपने सीनियर के साथ बैठ के ना मुकम्मल उसकी डिस्कशन कर लें कि उनके क्या क्या इशू हैं, तो वो फिर डिटेल के साथ उसमें डिस्कशन हो जाएगी। सर जी थैंक यू। जी सर, अब आप नेक्स्ट सर जारी रखें। सर राना साहब। जी सजाद हैदर साहब, सर अब नहीं सुन रहे तो आपको डिस्कस करना चाहते हैं कर लें। सजाद हैदर सजाद साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर बेसिकली मैं 3 पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है आज, और मैं इसके अंदर जो है वो 3 पॉइंट जो है ना वो डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अंदर सबसे पहले जो बात है ना, हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की भी एक क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे वो भी नुकसानदेह है, लिपिड्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा लेंगे। तो हमारे बेसिकली ना जो हमारी फूड है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, इंसान का जो जिस्म है, इस की खुराक के 5 बुनियादी अज्जा हैं, ठीक है। इनमें से 3 अज्जा जो है ना उन की आम तौर पे जो है ना ज्यादती की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, जिसको टॉक्सिसिटी कहते हैं, और 2 अज्जा की कमी की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। 3 अज्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट है, ठीक है। इनकी आमतौर पर ज्यादती की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, जिसमें शुगर भी आ जाती है, ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, ये भी क्या नाम है उसका, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी आ जाती हैं। ये 3 अज्जा है जिनकी ना ज्यादती की वजह से जिस्म में बीमारी पैदा होती है आमतौर पे। इनकी आमतौर पे कमी की वजह से बहुत कम बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा, फिर जो 2 अज्जा है वो है मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। मिनरल्स और विटामिन की आमतौर पे डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। हाँ, ये तो बड़ा हम लोग जबरदस्त पॉइंट है जी, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं, ये बेशक राइट डाउन भी करें, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ना सजाद हैदर भाई, पता नहीं ये आप ना लिखवाएं प्लीज, आप ये लिखवा दें, आपने बहुत अहम पॉइंट बताया जी, प्लीज लिखवा दें। जी जी, मैं इसको दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि हम लोग ना बेसिकली मैं इसके अंदर टाइम्स का हेल्थ कॉन्सेप्ट भी बाद में अर्ज करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंसान का जो जिस्म है ना, इसको नॉर्मली काम करने के लिए, ठीक है, जो इसकी खुराक है उसके अंदर 5 अज्जा इसको चाहिए, ठीक है। ये जो 5 अज्जा है इनमें से 3 अज्जा जो है, 3 अज्जा, उनकी आम तौर पे ज्यादती की वजह से बीमारी पैदा होती है, ठीक है। इंसान की खुराक में 3 अज्जा की ज्यादती की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। अज़ा की थोड़ा सा आराम से लिखवाएं, 3 अज़ा की ज्यादती आपने लिखवाया, इंसान के जिस्म को 5 अज़ा चाहिए ना, यानी कि 5 खुराकें चाहिए, वैसे तो 6 थी, छठा क्या वाटर है, पानी है छठे नंबर पे, वो जी ये बता रहे हैं सर, वो एक्सेस और उसकी जो ज्यादती है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 5 अज़ा चाहिए, जिसमें से 3 अज़ा की ज्यादती की वजह से, जी जी, 3 अज्जा की ज्यादती की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इनकी ज्यादती की वजह से आम तौर पे, ठीक है, बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। इनकी कमी बहुत कम होती है, यानी कि इनकी कमी से पैदा होने वाली बीमारियां कम है, ज्यादती की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां ज्यादा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, जी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन फैट और फैट। जी। उसके बाद सर आगे चलें सर। जी जी,
उसके बाद फिर 2 अज़िज़ा इंसान की खुराक में ऐसे हैं कि जिनकी आम तौर पे कमी की वजह से ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। उनमें मिनरल्स और विटामिन है, ठीक है, मिनरल्स और विटामिन है, ठीक है। अब मिनरल्स की भी 10 के करीब 12 के करीब लिस्ट है और विटामिन की भी लिस्ट है, लेकिन अभी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बेसिकली ना मैं सुन रहा था, काफी अच्छी डिस्कशन होती कार्बोहाइड्रेट्स के वाले से भी, तो इससे ना हमने एक नतीजा निकाला आज की डिस्कशन से ना, वो ये है कि आप आम तौर पे देखें तो जो बीमारियां जो बीमारियां ज्यादा है ना, ठीक है, वो ये जो 3 हमारे अज्जा है ना, 3 अज्जा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इनकी ज्यादती की वजह से है, ठीक है, ये ज्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर हम एक सादा आदमी को समझाना चाहें, ठीक है, ये तो माशाल्लाह बहुत एडवांस नॉलेज है और डॉक्टर साहब भी डिस्कस कर रहे थे। अगर हम एक सादा आदमी को समझाना चाहें तो हमने उसको बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। तो अगर हम उसको ये सारी चीजें इतनी देर में समझाएंगे ना कि शुगर के अंदर फ्रूक्टोज है, वो अभी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा और प्रोटीन की वजह से यूरिक एसिड पैदा होता है, ये सारी चीजें डिटेल में अगर जाएंगी तो वो उससे हर किसी का ज़हन इतना इस काबिल नहीं होता कि वो इतनी सजाद भाई पता है क्या है वो, सजाद भाई पता है क्या है वो, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं तो हम चूंकि माशाल्लाह वेलनेस लीडर है ना, ये बात हमें पता होनी चाहिए हम लोगों को ना, क्योंकि हमारे सामने सादा बंदा भी आ सकता है और पढ़ा लिखा भी आ सकता है। जब बंदा थोड़ा सा नॉलेज रखने वाला आता है तो वहां पे हमें जब बात पता नहीं होती तो फिर वहां पे हम फंसते हैं और वही हमें फिर बाद में खराब करते हैं। और सादा बंदा जो है उसको जब तक हम बात समझा नहीं सकते वो भी खराब करता है। तो इसलिए हमें दोनों चीजों को सामने रखना है, सादा बंदे को सादा तरीके से समझाना है और जरा जो बंदा पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, उसको हमने एजुकेशन के जरिए समझाना है। तो इन दोनों चीजों को हमने लेके चलना है, क्योंकि पहले हमारे टाइम के साथ ऐसे हुआ कि हम सादे बंदों को समझाते रहे और उन साधों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों को ना साथ लेके चलना है। जी जी बिल्कुल सर, एग्जैक्टली जी, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसके अंदर ये अर्ज करना चाह रहा था कि बेसिकली हम लोग ना बैलेंसिंग के ऊपर अगर फोकस करें, ठीक है, तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है ना बॉडी के लिए। वो बैलेंसिंग जो है ना इस तरीके से आती है कि हम लोगों की जो बीमारियों के जो जराए हैं, ठीक है, वो 2 ही है, मैंने बता दिया। एक टॉक्सिसिटी, इन 3 अज़ा की टॉक्सिसिटी की वजह से बीमारी, और दूसरी डेफिशिएंसी, जो 2 अज़ा है मिनरल और विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी की वजह। तो बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस डाइट वो कैसे आएगी कि जब हम ये जो 3 अज़ा है इनके इस्तेमाल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वीकली एक चार्ट बना देते हैं फूड, अपने जो हमने खाना खाना है उसके लिए हम लोग वीकली चार्ट बना लेते हैं। इसके लिए क्या है कि आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, गोश्त का इस्तेमाल करें, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन जो है वो आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है, और हफ्ते में 2 दिन जो है वो आप दालों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो और इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हम लोग तेल और घी का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग इस वजह से नहीं करते कि तेल और घी का इस्तेमाल ना बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, बल्कि तेल और घी का इस्तेमाल हमारा कल्चर है, ठीक है, ये हमारा कल्चर है। तो हमें कल्चर को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है ना, कल्चर को रिमूव करना किसी भी सोसाइटी से वो बहुत मुश्किल होता है। तो तेल और घी का इस्तेमाल का कल्चर जो है ना उसको कम करना चाहिए और उसकी क्वांटिटी को कम से कम रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। हमें एनालाइज करना चाहिए हमारे दिन के अंदर तेल और घी कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, हम उसको हाफ करें, ठीक है, तो उसको हाफ को भी हाफ करें, ठीक है, 1/4 पे ले आए उसको, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो इंशाल्लाह हम बैलेंस डाइट की तरफ जाएंगे। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बीमार हैं, ठीक है, जिनको मैं सिर्फ आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि जो लोग बीमार हैं, ठीक है, उनको अगर टॉक्सिसिटी की वजह से बीमारी है तो उनके लिए सब जो टाइम्स के प्रोडक्ट्स हैं उसके अलावा उनके पास चारा नहीं है ना, ठीक है। उसकी रीजन जो है
कि उनकी बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा लंबे अरसे से है, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल, कई लोगों को 10 साल से है, ठीक है, तो उनकी बॉडी के अंदर ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स है, ग़िज़ाई अज़्ज़ा है, वो एक काफी लंबे अरसे से ज्यादा है, ठीक है। तो उनको रिड्यूस होते होते और आइडियल बॉडी लेवल तक आते आते, ये अगर वो खुराक से ही करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर 10 साल उन्होंने 3 चीजों की जांच की है जिस्म में, कार्बोहाइड्रेट की भी की है, फैट की भी की है, प्रोटीन की भी की है, ठीक है, और उन्होंने केयर नहीं की बॉडी की, तो उनको अगर 10 साल ही लग जाएंगे खुराक से दोबारा आने में, ठीक है। तो अगर वो चाहते हैं कि वो जल्दी आ जाए, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि 2 साल के अंदर आ जाए, 2.5 साल के अंदर आ जाए, तो उनको टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए टैंक्स की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए और उनको हमारी क्लींजिंग सीरीज को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। क्लींजिंग सीरीज जो है, जितनी भी हमारी क्लींजिंग सीरीज है, ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती है ताकि कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जमा हो रहा है, इसका इस्तेमाल बढ़ जाए, ठीक है, ये कंज्यूम होना शुरू हो जाए ना, कंज्यूम होना शुरू हो जाए। नंबर 2 पे फिर क्या करती है, फैट को रिमूव करती है, ठीक है, और फिर क्या है कि फैट की वजह से जो ब्लॉकेज होती है उसको रिमूव करती है, ठीक है। तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह यूरिक एसिड वगैरह को भी रिमूव करते हैं, जो कि प्रोटीन की ज्यादातर यूरिक एसिड छोड़े तेले ना लपरू जी फ्लैट नहीं पहनी पे जी। तो इसके अंदर जो यूरिक एसिड है, तो वो भी, उसका भी मेन सोर्स जो है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। यूरिक एसिड आमतौर यानी कि जो मेन सोर्स है ना यूरिक एसिड का, वो प्रोटीन से भी आता है, ठीक है, दालों से और गोश्त से ज्यादा आता है यूरिक एसिड का। तो इसीलिए बड़ा गोश्त मना करते हैं, जिन लोगों को यूरिक एसिड हो, और गोश्त मना करते हैं कि आप यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो क्लींजिंग प्रोडक्ट है, हमारी जो क्लींजिंग सीरीज है, ये उन लोगों के लिए है मस्ट, उनको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये उनको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कई सालों से अपनी बॉडी को का बैलेंस डिस्टर्ब किया है, ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर इन 3 न्यूट्रिएंट्स की वजह से टॉक्सिसिटी पैदा हो चुकी है। अब इस टॉक्सिसिटी को रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि जिन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है, ठीक है, उनको भी ये प्रोडक्ट्स रिप्लेनिशिंग सीरीज सपाइनिया और जो कॉर्डिसिप है, ठीक है, ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जब एक लंबे अरसे से आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपके अंदर विटामिन भी नहीं जा रहे, आपके अंदर मिनरल्स भी नहीं जा रहे, और जब विटामिन और मिनरल्स नहीं जा रहे तो उसकी वजह से आपको बीमारियां पैदा हो रही हैं और आपका जिस्म का अंदरूनी निजाम कमजोर हो चुका है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको जो है ना सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपसे कितने अरसे से आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है। इतने अरसे से आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, कम से कम उसका 1/4, ठीक है, उसका 1/4 1/4 हिस्से तक आपको जो है ना ये सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने 4 साल से आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, 4 साल से आपने ना रेगुलर तौर पे फ्रूट्स इस्तेमाल किए, ना आपने ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए, ना आपने ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल की, ठीक है, ना आपने सही तरीके से दूध का इस्तेमाल किया, गोश्त का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हो चुकी है, ठीक है। तो कम से कम 1 साल तक आपको जरूर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां, उनका चांस भी कम हो, और अगर है तो वो रिकवरी भी उनकी फास्ट हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी थी, मैं बातें डिस्कस करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो मुझे गुजारिश करने के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बहुत जबरदस्त एडिशन किया अपना सजाद हैदर भाई। आप अक्सर जो है बड़े अच्छे पॉइंट ऐड करते, तो ये बातें हमें पता ही थी, लेकिन ये है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसे लिखवा दिया, और ये बड़ा अहम पॉइंट है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी से भी हम बात कर सकते हैं, और फिर हम अपनी डाइट पे भी तवज्जो कर सकते हैं कि 3 अज़ा की वजह से जो है वो क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, यानी कि जहरीलापन पैदा हो रहा है, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ठीक है। इसकी वजह से ज्यादातर सोसाइटी में बीमारियां इसकी वजह से है ना, ठीक है। तो वेलनेस इनको बीमारियां नहीं कहती। वेलनेस क्या कहती है कि ग़िज़ा की ज्यादती, किस चीज की ज्यादती, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट।
और 2 जो ग़िज़ाएं हैं उनकी कमी की वजह से बीमारियां हो रही हैं, उसमें है मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन ये हम कम लेते हैं, इसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, और इन तीनों चीजों की ज्यादती की वजह से। और फिर आयल की आपने बहुत अच्छी बात दिलवाई कि आयल हम अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं डालते, आयल हम डालते हैं हांडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है हांडी स्वादी हो जाए, ठीक है, हांडी मजे की हो जाए, तो हमारा फोकस अपनी हेल्थ नहीं होता। ठीक है ना, हम मतलब ये नहीं देख रहे होते कि हमें हमारी अपने जिस्म को आज के दिन में कितना ऑयल चाहिए, तो हम ये देख रहे होते हैं हांडी को कितना ऑयल चाहिए। तो हमारे जो मुस्लिम्स है पाकिस्तान के अंदर जो हांडी बनाने का जो स्टाइल है उसमें वाकई ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम ऑयल में हम ना कोशिश करें नेचुरल ऑयल की तरफ हम आए, प्रोसेस ऑयल से हम ना अपनी फैमिलीज को अवॉइड करवाएं। ठीक है, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल, इस तरह हम ये ऑयल जो है यूज करें। और फिर 2 ग़िज़ाएं आपने कहा उनकी कमी की वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं, तो ये बीमारी की वजह, तो अब ये बीमारियां हुई खुराक की ज्यादती और कमी की वजह से, और हम चले गए डॉक्टर के पास। तो अब ये ऊपर से और मतलब और जुल्म हो जाता है जिस्म के साथ ना, हम जिस्म के ऊपर और ज्यादा जुल्म कर लेते हैं कि बजाय इसके कि हम ग़िज़ाओं को बैलेंस करते, हमने दवाइयों के चक्कर में अपने आप को डाल दिया। तो हमें फौरन ग़िज़ा की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो आज की क्लास का हमारा टाइम हो गया जी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह डॉक्टर सईद अहमद हुमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एडिशन किया। सकलैन भी आप जरूर आया करें, माशाल्लाह आपका नॉलेज है, आपकी डिस्कशन की वजह से हमने सीखा, इकरार भी की वजह से बहुत सीखा। ठीक है, और ये हमारे जो सजाद हैदर भाई है ये माशाल्लाह बहुत अच्छी एडिशन करते हैं। ठीक है, तो अच्छा सर यहाँ पे ना बड़ी बस एक जुमला है, ये सजाद भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि हमारा जो 2 चीजें, एक हेल्थ है और दूसरा कल्चर। अब ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर भी देखा जाए तो जो है ना हेल्थ और कल्चर को मिक्स अप कर दिया गया है ना। अब यूरोप में, यूके में मेरी बात होती रहती है, तो वहाँ पे ना लोग ना अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अभी हम बात करें बड़े सगीर में ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें ये जो वेलनेस है ये मैयर दे रहा है कि हमने मतलब अपनी हेल्थ का मेयार, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और जो कल्चर है वो जो है, इन दोनों को हमने मिक्स अप नहीं करना। जो सजाद भाई की गुफ्तगू से मुझे बात समझ आई। अब बीमारियां बढ़ने की यही वजह है कि हमने हेल्थ और कल्चर दोनों को ना मिक्स अप कर दिया गया है। मतलब जैसे अब नमक ज्यादा डालना, अब देखें हमारे घरों में खाने पकते हैं, हम शादी गमी में जाते हैं तो वो प्लेट में 7 नमक डाल के देते हैं ना, रख के काम में ज्यादा पाला हुए, और मतलब ये कल्चर बन गया ना। इसके अलावा ऑयल को देखें, इन चीजों को देखें, तो हम चूंकि अभी कोशिश कर रहे हैं कि टाइम्स को हम सही तरीके से करें। अब सिंपल सर थोड़ा सा देखें तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल जो है ना मतलब एक्यूरेट, मतलब मिस्टर ली ने उसको पता चल गया कि ये लोग दुनिया क्या कर रही है, तो उसके बिल्कुल मुताबिक बनाई है। अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि हम इन प्रोडक्ट को वेलनेस, हम लीडर हैं कि हम कैसे प्रमोट करते हैं, और जो हमारी टाइम्स पाकिस्तान में हुई है और हम जो कर रहे हैं उसको हम उस जो पुराने तरीके से हमने जो भी किया उसको हम इस नॉलेज के जरिए कैसे उसकी डायरेक्शन को ठीक कर सकते हैं, और जो हम पे धब्बे लगी हैं उनको कैसे हम वाश कर सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि हम जो है राइट नॉलेज और सही तरीके से आगे हम चीज़ों को लेके चलें, तो मेरे ख्याल में हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सर। अच्छा ये कल्चर वाला पॉइंट ना बाकी ये मुझसे स्किप हो गया था, तो ये आपने बड़ा अच्छा ऐड कर दिया कि यूरोप के कल्चर में अल्कोहल ज्यादा है, उसकी वजह से उन्हें बीमारियां लगती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल्चर है अल्कोहल से पाक है, अल्लाह के फजल है, लेकिन हमने अल्कोहल के जो है ना दूसरी जो उससे सर अल्कोहल की जगह हम ऑयल ले आए हैं ना, ऑयल वगैरह ये चीजें ले आए हैं, ऑयल ले आए हैं, सकलैन भी और नमक ले आए हैं। और फिर दूसरा ना हम मीठा तो लाजमी है। अब मेहमान अगर आया सर हम वेरी सॉरी सर, हम अल्कोहल की जगह ना कोल्ड ड्रिंक ऐड किया हुआ है हमने जी, बिल्कुल हमने उसका सब्स्टिट्यूट जो है ना कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है जी। तो ये कल्चर बना लिया है कोल्ड ड्रिंक को ना जी जी, ये अल्कोहल से भी ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब हमने कोल्ड ड्रिंक को भी कल्चर बना लिया है। फिर मतलब ये हमारा ट्रेंड है, मेरे घर अब मेहमान आया, मैंने उसे मीठा नहीं खिलाया, मैंने उसकी दावत की मीठा नहीं खिलाया, तो मतलब ऐसे ही है कि जिस तरह साਡਾ नक कटिया जाएगा। मतलब मीठे को तो हम इतना लाजमी हम समझते हैं ना कि यार मीठा देना तो बहुत जरूरी है। तो अब अगर देखें हमें चीज करना है, अगर आपने मेहमानों को खाना दे भी दिया तो खाना खा लिया तो आधा पौना घंटा गुजरने दें,
तो आप उसके बाद फिर मीठा दें। कम से कम जो आपने गोश्त दिया था, प्रोटीन दी थी, वो तो बेचारी अपने अंजाम तक, अपने मसल तक या मेटाबॉलिज्म तक पहुंच जाए। तो मीठा दे के हम उसको ना मतलब सत्यानाश कर देते हैं। अच्छा सर, ये बात समझ आई है अभी जो कल्चर से बात निकली कि हमने जो हमारी हेल्थ है उसको हमने कल्चर के मुताबिक मेंटेन नहीं करना, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मेंटेन करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। दूसरी बात सर ये समझ आई कि टाइम्स के अंदर हम चूंकि बिजनेस कर रहे हैं, तो टाइम्स के अंदर जो है हमने कल्चर के मुताबिक टाइम्स नहीं करनी, बल्कि टाइम्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम्स करनी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अब जबरदस्त। एक बंदा कहता है सर, मुझे एक बंदा मेरी बहस हो कहता है कि पाकिस्तान में कल्चर ही नौकरियों का है, नौकरियों पे बुलाया जाए लोगों को। तो बात ये अभी आज की मुझे ये एक नया पॉइंट मिला कि हम अगर कल्चर के मुताबिक करेंगे तो हम फिर हार्ट अटैक के लिए तैयार रहें, हम जो है शुगर के लिए तैयार रहें, हम किडनी फेलियर के लिए तैयार रहें। और टाइम्स को हम बिजनेस जब करेंगे तो इसको कल्चर के मुताबिक करेंगे तो हम फिर थाने को भी ध्यान में रखें और मसाइल को भी ध्यान में रखें और जो लोगों से लित्र खाना है वो भी ध्यान में रखें। अगर टाइम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत शुक्रिया सर, हमारा टाइम थोड़ा ओवर हो गया। इंशाल्लाह ताला अगले सैटरडे